नमस्कार। आज हम देहरादून केंद्र से आपके साथ जुड़े हैं और कल प्रणब मुखर्जी का देहांत हुआ है और आज हम यहाँ उनको याद करने के लिए एक परिचर्चा करेंगे जिसमें उनके जीवन में उनके कंट्रीब्यूशन, एक पार्लियामेंटेरियन, एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट के तौर पे हम यहाँ आज 3 लोग मेरे साथ जुड़े हैं दूरदर्शन केंद्र में। मैं पहले उनका आपको एक परिचय करा दूँ। हमारे साथ किशोर उपाध्याय जी हैं जो कांग्रेस से और काफ़ी उनसे विचारधारा से जुड़े हैं। उसके बाद हमारे जोशी जी जो पर्यावरणविद हैं और बहुत उत्तराखंड में जाने माने, मतलब उनका वो है कंट्रीब्यूशन। प्रकाश मंध्यानी जी जो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, एक विचारक हैं, जिनका अपना एक राजनीतिक अनुभव है। कई बारीकियों को उन्होंने अपने उत्तराखंड में और पूरे भारत के उसमें स्टडी करा है। मेरा पहला सवाल किशोर उपाध्याय जी से हैं जो काफ़ी जुड़े हैं और कई सारी जानकारियाँ, कई सारी चीज़ें, उनका लगाव, उनका वो रहा है। थोड़ा बताइए हमें प्रणब दा के बारे में। उनकी क्या ऐसी चीज़ें थी जो आपको बहुत और सभी को बहुत छू जाती थी जब भी वो मिलते थे? योगेश जी, मैं पहले उनकी स्मृतियों को स्मरण करते हुए हमने बहुत निकट से काम किया 78 से, और मैं मेरी स्मृतियों में पुराने दृष्टि पटल में जा रहा हूँ। जब मेरी पहले उनसे मुलाकात हुई तो उस समय दिल्ली में कांग्रेस सत्ता में नहीं थी। अब वहाँ हल्ला हो गया। मैं 12 नंबर विलिंगडन क्रिसेंट में जहाँ इंदिरा जी रहती थी कि प्रणब मुखर्जी को ढूंढिए ढूंढिए ढूंढिए। उनको पता नहीं चला क्या हो गया। तो वो गए थे वहाँ शाह कमीशन में, और उसके बाद वो उनका कुछ पता नहीं चला। उस समय मोबाइल और ये सब चीज़ें थी नहीं। फिर हम वहाँ पटियाला हाउस कोर्ट गए उनको ढूंढने के लिए। तो वो पता चला कि वहाँ जो है वो कैंटीन में दाल भात खा रहे हैं। हमको ये लगा कि शायद सरकार ने उसको कहीं गिरफ्तार न कर लिया हो। उसके बाद जब कांग्रेस आई बनी तो विठल भाई पटेल हाउस में वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उसको चेयर किया था। जब वो वित्त मंत्री रहे तो उनका कितना बड़ा कद था। मैंने वहाँ उनके साथ जो लोग काम करते थे तो बाहर जहाँ उनके परिचारक बैठते थे, मैंने धीरू भाई से लेकर के मुकेश जी और अनिल जी, वो तीनों ही वहाँ बैठे हुए थे। इस तरह से उनका एक तब चाहे वो कॉरपोरेट वर्ल्ड हो, और उसके साथ साथ में विदेश मंत्री के रूप में मैं जब कभी उनसे मिलने के लिए गया तो जो विदेश के भी बड़े लोग थे, बड़े हस्ताक्षर थे। इस तरह से उन्होंने जो है एक अपना जिसको हम कह सकते हैं कि एक ऑरा, एक जो है उनका एक इस तरह का व्यक्तित्व था। और विशेषकर वो उत्तराखंड के सरोकारों से गोमुख से गंगा सागर तक की जो एक संस्कृति है, एक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जो परिदृश्य है, उसका वो प्रतिनिधित्व करते थे। मैं जब उनके पास मिलने के लिए गया एक बार, जब वो डिप्टी चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के, तो मैंने कहा मैं वहाँ जा रहा हूँ, गंगोत्री जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा मेरे लिए थोड़ा गंगा जल ले आना पूजा के लिए। तो ऐसे अटेंडम मेरे मुंह से निकल गया। मैंने कहा दादा गंगा तो सूख रही है। तो बोले कि भाई इतना जल नहीं कि मुझे पूजा के लिए मिल सके। और उससे एक आधारशिला बनी। मैंने कहा आपको कुछ करना चाहिए गंगा के बारे में। और फिर हम लोगों ने एक कोशिश की यहाँ पर कि जो मिडिल हिमालय है उसके लिए एक मॉड्यूल डेवलपमेंट का बन सके। और वो पूरे के पूरे प्लानिंग कमीशन, जिसमें 16-17 मेरे विचार से सेक्रेटरी थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जी, उनको लेकर के उन्होंने भेजा, टिहरी भेजा, उत्तरकाशी भेजा, और वो खुद भी आए टिहरी तक। लेकिन उसी समय दिल्ली में कुछ ऐसी घटनाएं हो गई कि जिससे उनको वापस जाना पड़ा। नहीं तो हम कोशिश कर रहे थे कि टिहरी उत्तरकाशी को मिडिल हिमालय के विकास का एक मॉड्यूल आज भी नहीं है हमारे पास। लेकिन उन्होंने उसमें उस समय प्लानिंग कमीशन में, जो कि अब नीति आयोग हो गया है, उसमें मध्य हिमालय के लिए अलग से एक प्रकोष्ठ की जो है व्यवस्था की। और AR कोहली साहब जो बाद में मिजोरम के गवर्नर बने, वो भी उसमें जुड़े हुए थे। तो तब चाहे उनका योगदान पर्यावरण के क्षेत्र में, समझ लीजिए आर्थिक क्षेत्र में बड़ा भारी उनका योगदान रहा, और सामाजिक क्षेत्र में। तो ऐसे मनीषी का जाना मेरे ख्याल से एक जो स्थान रिक्त हुआ है, मैं आज देखता हूँ कि उस स्थान की
पूर्ति होना बहुत कठिन काम है आज के दिन में, जिस तरह का वातावरण है पूरे देश में। और आज उनकी ज़्यादा आवश्यकता थी देश को और विश्व समाज को। ऐसे वक्त में उनका जाना मेरे ख्याल से ये अपूरणीय क्षति है। जोशी जी, मेरा दूसरा सवाल आपसे है। आप खुद पर्यावरण के इतने ज्ञाता हैं, इतने आपने काम करा है, ग्रास रूट लेवल पे काम करा है। प्रणव दा का अपना एक बहुत व्यापक वैचारिक उनका एक पॉइंट था एनवायरनमेंट को लेके। जब वो, हालांकि कोई गवर्नमेंट का ऐसा ऑफिस नहीं है, चाहे विदेश चाहे डिफेंस, जहां उन्होंने मतलब काम ना करा हो, बट एनवायरनमेंट को लेके उनका कैसा वो था, पॉइंट ऑफ व्यूज क्या थे, खास तौर से हिमालयी राज्य उत्तराखंड? देखिए, ऐसा है, पहली बात तो ये है कि मैं उस व्यक्ति के बारे में सिर्फ यही शुरुआती दौर में कहूँगा, और जो उनका देश में सबसे बड़ा परिचय रहा, प्रणव दा, इसी से वे दुनिया में जाने जाते थे। और अगर ये नाम है और ये संबोधन था तो ये उनका बड़ा परिचय है, क्योंकि वो इसलिए कि वो विभिन्न पदों में रहेंगे, जब वो राष्ट्रपति भी रहे देश के और विभिन्न पदों में रहे, ये शब्द उनका एक बड़े परिचय के रूप में दुनिया में जाना जाता था। उसमें अपनत्व था, लगाव था, सबके अधिकार थे, उनके दूसरों पर अधिकार थे। तो मुझे लगता है कि किसी व्यक्ति का परिचय उसके संबोधन से भी पता चलता है। एक बात, मुझे 2 बार सीधे उनसे मुझे अवसर मिला था। एक बार मैं, क्योंकि यहाँ पर जो राष्ट्रपति भवन है उसमें आशियाना का जो उन्होंने नव निर्माण कराया था, मैं भी उसका हिस्सा था, क्योंकि जो टीम थी वो मेरे संगठन के साथ मिलकर के उसमें काम हुआ था। और ये बात ये थी उसमें कि उनका अपना मानना था कि हिमालय की जो कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, क्योंकि देखिए कुछ भी कहें, हिमालय में जो सबसे बड़ा कष्ट अगर कहीं से जुड़कर कहीं से होकर आता है तो शायद ये इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन एक बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर। तो उनका एक दृष्टि थी और उन्होंने ही मोटिवेट किया था एक इंजीनियर को पुणे के, और जिनके साथ हमारा जुड़ाव था, कि हमारा कंस्ट्रक्शन कैसा होना चाहिए। तो मैं उस समय उनको बड़ा गंभीरता से सुना भी, समझा भी। तो एक बात बड़ी स्पष्ट थी, जो मैं एक प्रकृति का हिस्सा होने के कारण, पर्यावरण से जुड़े होने के कारण मैं समझ पाया था कि उनकी गहरी सोच थी इस बात पर कि हम जो भी प्रकृति और पर्यावरण के बीच में करें उसका एक सीधा जुड़ाव वहाँ से ही होना चाहिए, वहाँ की परिस्थितियों के अनुसार सब कुछ तय होना चाहिए। दूसरा एक राष्ट्रीय पुरस्कार था जो वो जब राष्ट्रपति रहे उनके ही हाथ से मुझे और मेरे साथियों को मिला था 2018 में, बायोटेक्नोलॉजी को लेके। तो जब उन्होंने मुझसे पूछा कि वो पहचान गए थे मुझे कि आपको ये पुरस्कार किस लिए मिला, इससे पहले भी आपको पुरस्कार मिले, तो मैंने कहा हिमालय बायो रिसोर्सेज के लिए जाना जाता है, और अगर ये हिमालय बायो रिसोर्स के लिए जाना जाता है तो उसी से कार्य करने के लिए मिला। उन्होंने कहा ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिस स्थान में सबसे बहुतायत में पाया जाने वाला जो संसाधन है उसके माध्यम से ही अगर वहाँ की मूल्य तय किए जाए, चाहे वो प्राकृतिक हो, पारिस्थितिकी हो और चाहे आर्थिक हो, सबसे बड़ी पहल थी। मतलब लबोलबाब ये बात थी कि वह व्यक्ति निश्चित रूप से बहुआयामी तो थे ही, लेकिन उनकी पकड़ हर विषय पे थी। और मैं ये समझता हूँ कि उसका बड़ा कारण था। उसका कारण ये था कि उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत, निश्चित रूप से राजनीतिक बैकग्राउंड था, लेकिन एक क्लर्क के रूप में की, और क्लर्क से लेके और अगर देश के राष्ट्रपति बने, क्योंकि कभी कभी हम आधे अधूरे रहते हैं कि अचानक हमें एक पद मिलता है लेकिन हमारे पीछे बहुत कुछ नहीं होता। प्रणव दा के पीछे सब कुछ था, इसीलिए शायद वो बहुत बड़े सामयिक निर्णय ले लेते थे और समझ थी उनकी। तो ये है। धनी जी, मैं, आप उत्तराखंड से हैं, मैं अभी आपको ले चलूँगा 2017 में जब वो यहाँ आए थे स्पेशल सेशन में, और यहाँ पे वो बद्रीनाथ भी आए, तो आपको कैसे इसको व्यू करते हैं, कैसे आपको एनालाइज करते हैं उनका जो प्रेम था प्रकृति से, उत्तराखंड से, और जो एक बहुयामी वो उनकी पूरी एक मल्टी डायमेंशनल उनका एक व्यू पॉइंट थे हर चीज़ के बारे, आप कैसे एनालाइज करते हैं उसे? देखिए, पहले तो हम आज यहाँ पर
दूरदर्शन के तत्वावधान में पूरे उत्तराखंड की तरफ से भारत के 13वें राष्ट्रपति प्रणव दा को आज दुखद है कि वो हमारे बीच में नहीं हैं, उनको याद करने के लिए यहाँ आए हैं। प्रणव दा एक तो ऐतिहासिक पुरुष थे और दूसरे प्रणव दा एक स्टेट्समैन थे। और जो ऐतिहासिक पुरुष है, विधि का विधान है कि उसके साथ ऐतिहासिक चीज़ें जुड़ती रहती हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि वो बंगाल के वीरभूमि जिले में पैदा हुए थे और वीरभूमि जिला अपने आप में एक ऐतिहासिक जिला है। जब मुग़ल साम्राज्य था और मुग़ल साम्राज्य के सेनापति वीर मानसिंह जी बंगाल में जो कठिनाइयाँ थी उनको फतह करने के लिए गए, तो उनके नाम पे 3 जिले बने, वीरभूमि, सिंहभूमि और मानभूमि। 3 जिले, उन्हीं में से एक वीरभूमि एक ऐतिहासिक जिला था और वहाँ उनका जन्म हुआ। तो ये विधि का विधान होता है कि ऐतिहासिक पुरुषों के साथ ऐतिहासिकताएँ जुड़ जाती हैं। दूसरी ऐतिहासिकता उनके अर्ली राजनीतिक जीवन में जुड़ी कि बीके कृष्ण मेनन 69 में इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे थे मदीनापुर से शायद, और इंदिरा जी देश की प्रधानमंत्री थी। और जब वहाँ गए तो प्रणव दा का कौशल देखा उन्होंने, राजनीतिक कौशल। फिर अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा उनको बुलाया और उनको सीधा उसी 69 में यस, कांग्रेस में ज्वाइन कराया और 69 में उन्हें राज्यसभा का सदस्य बना दिया और 1973 में उनको राज्य मंत्री भी बना दिया। तो मेरा ये कहना है कि एक ऐतिहासिक पुरुषों के साथ एक ऐतिहासिकता जुड़ी रहती है। मुझे वो दिन भी याद है कि जब वो राज्यसभा 5 बार राज्यसभा के सदस्य रहे और जनता पार्टी की सरकार बन गई थी केंद्र में, उस समय वो राज्यसभा में उपनेता कांग्रेस की तरफ से थे। उस समय उन्होंने जो है इंदिरा जी का जिस तरह साथ दिया, उसके बाद 81 में जब फिर कांग्रेस की सरकार आई तो उनको वित्त मंत्री बनाया गया और राज्यसभा में सदन का नेता बनाया गया। उत्तराखंड के बारे में जहाँ तक बात है, किशोर जी ने और जोशी जी ने उनका काफ़ी वर्णन किया। उत्तराखंड के साथ खट्टी मीठी उनकी स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं, जहाँ बहुत अच्छी, चाहे वो आसियाने को लेकर हो, केदारनाथ को लेकर हो, पर्यावरण को लेकर हो, गंगा को लेकर को, बड़ी मीठी और बड़ी अच्छी स्मृतियाँ जुड़ी हैं। वहाँ ये भी देखना होगा जब राष्ट्रपति शासन लगा तो वही राष्ट्रपति थे उत्तराखंड में जी। और तो लेकिन बेसिकली वो स्टेट्समैन थे और स्टेट्समैन वो होता है जो पॉलिटिशियन होता है, जो रिफॉर्मर होता है, और स्टेट्समैन होता है जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है। और आपको ये जान के ताजुब होगा कि वो 2004 से लेकर और 2012 तक, जब तक वो राष्ट्रपति बने, यूपीए 1 और यूपीए 2 में, वो 95 जो मिनिस्ट्री की जो कमेटियां होती हैं, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर को 95 कमेटियों को उन्होंने हेड किया। तो वो एक अनोखी विभूति थे। और वित्त मंत्री के रूप में अमेरिका की जो एक मूर्धन्य संस्था है, उन्होंने वर्ल्ड के जो 5 वित्त मंत्री थे उन वित्त मंत्रियों में एक उनका नाम भी शुमार था। तो ये अपने आप में बड़ी विभूति हैं। उनको मैं तो ईश्वर से कामना करूंगा कि वो जब भी जन्म ले तो इसी धरती में। किशोर जी, आपका उनका पार्लियामेंट्री जो 50 साल से अधिक उनका जो पॉलिटिकल करियर था, तो मैं जानना चाहूँगा आपसे कि एज ए पार्लियामेंटेरियन आपने उनको कैसे स्टडी कराया, कैसे आपके विचार या स्मृतियाँ हैं, क्योंकि वो एक बहुत बड़े अच्छे वक्ता भी थे और कांग्रेस के नट्स एंड बोल्ट्स जो गवर्नमेंट के होते थे वो सारी ड्राफ्टिंग प्रणव दा की होती थी। तो पार्लियामेंट में आप उनको कैसे देखते हैं? नहीं, अभी अनिल जी और प्रकाश जी ने बहुत सी अच्छी बातें बताई हैं और ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने 78 से उनको बहुत निकट से देखा है। जब उनका बहुत अच्छा समय था उस समय भी देखा, और जब वो बहुत कठिन दौर में थे उस दौर में भी मैंने उनको देखा है। तो एक बार हम वो ग्रेटर कैलाश में उनका जो मकान था, अपना प्राइवेट मकान, वहाँ बैठे हुए थे रात को डिनर पर। तो मैंने उनसे पूछा कि, मैंने कहा दादा ये बताइए
भाई इंदिरा जी तो इतना चूजी रहीं, तो आपको कैसे उन्होंने जो है एकदम, जैसे अभी प्रकाश भाई कह रहे थे, कैसे आपको जो है उन्होंने सेलेक्ट किया। और आप देखेंगे कि जब वो वित्त मंत्री थे तो वो अकेले आदमी थे जो भरी कैबिनेट में, जिसमें इंदिरा जी भी हैं, उसमें पाइप सुलगा करके पी सकते थे। वो एक औरा होता है हर व्यक्ति का, इंदिरा जी का भी। तो उन्होंने कहा कि किशोर ये बड़ा वो है, और हो सकता है कि माँ गंगा या प्रभु की कृपा रही हो कि मेरा, जब उन्होंने चुनाव में, जिस चुनाव का जिक्र अभी प्रकाश भाई ने किया, उसमें मेरा भाषण उन्होंने सुना, तो उन्होंने मुझे जो है चाय पर इनवाइट किया कि व्हाई डोंट यू कम टू दिल्ली। अब देखिए मतलब लीडर किस तरह के होते हैं, ये मेरे ख्याल से आज के ज़माने के लोगों को सीखने की भी ज़रूरत है जी। और मैं जब दिल्ली आया तो मुझे चाय पर बुलाया, एक प्राइम मिनिस्टर मुझ जैसे आदमी को चाय पर बुला रही है, और क्या चाय पर जो है जब उन्होंने आर्थिकी के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में, और क्योंकि इंदिरा जी खुद जो है वहाँ शांति निकेतन में उन्होंने शिक्षा पाई थी, तो वो बहुत नज़दीक से वहाँ की संस्कृति सभ्यता से जुड़ी हुई थी। तो जब उस पर चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि आप जो है व्हाई डोंट यू ज्वाइन अस। और जो है उसके बाद मुझे जो है, मेरे ख्याल से वो 33 साल या 34 साल की उम्र के थे, और मुझे जो है वो राज्यसभा में ला करके और मंत्री बना दिया। और उनको मौका मिला, वो ये कह सकते हैं कि वो पुल बनाने का काम करते थे, वो खाइयाँ नहीं खोदते थे। मैंने उनको पार्लियामेंट में, जब मैं क्योंकि हम अंदर हाउस में तो नहीं जा सकते थे, लेकिन जो वहाँ ऑफिसर्स गैलरी है, वो जब उनके डिबेट हम देखते थे, तो बहुत दूर दूर से मैं देखता था कि रात को कई बार जो है वो हमको 1-1:30 बजे मिलने के लिए बुलाते थे। इस तरह से तो देखा था कि उनकी किताबों की जो है पूरा जो है टेबल भरा हुआ है। और अर्थशास्त्र, चाणक्य के अर्थशास्त्र के तो मेरे ख्याल से वो बहुत ही विद्वान थे, और उसके साथ में उनको पूरी दुर्गा सप्तशती कंठस्थ थी, ये सबसे बड़ी बात थी। और उन्होंने कई बार जो है, क्योंकि मैं भी थोड़ा पूजा पाठ में विश्वास रखता हूँ, तो बहुत सी चीज़ें हमको बताते हैं, पार्लियामेंटेरियन के रूप में, विदेश मंत्री के रूप में, कॉमर्स मिनिस्टर के रूप में, डिफेंस मिनिस्टर के रूप में, और सबसे बड़ा वित्त मंत्री के रूप में उनके जो डिबेट्स हैं पार्लियामेंट में, वो अद्भुत हैं। और अभी इन्होंने यहाँ पर मेरे मित्र प्रकाश भाई ने यहाँ पर राष्ट्रपति शासन का जिक्र किया। मैं कांग्रेस अध्यक्ष उस समय एक पद पर होने के नाते मैं ये सोचता था कि शायद वो हमारी मदद करेंगे। और मैंने जब उनसे एक बार पूछा, मैंने कहा भाई आपने तो जो है वो बड़ा अजीब, उन्होंने कहा देखो मैं राष्ट्रपति हूँ, और अगर तुम लोगों ने कोई पाप किया है तो उसका भागी मैं क्यों बनूं, ये उनके शब्द थे। एक बड़ी बात है कि आदमी इस तरह से निष्पक्ष हो सकता है। उन्होंने कहा कि मुझसे जरूर एक बार गलती हुई कि मैं वरिष्ठतम मंत्री होने के नाते, और जब एक जो यहाँ जिन्होंने बड़ा भारी आयुर्वेद का साम्राज्य स्थापित किया है संत के रूप में, मैं उनको लेने के लिए एयरपोर्ट पर गया, मेरे ख्याल से मुझे नहीं जाना चाहिए था। तो वो इस तरह से स्पष्ट बोलने वाले व्यक्ति भी बहुत स्पष्ट बोलने वाले। और उनके जीवन में मैंने, क्योंकि हमारी लंबी हम बैठते थे, मैंने कहा दादा बहुत, जब वो राष्ट्रपति पद से निवृत्त हुए तो मैं मिलने के लिए गया जब, तो उसमें लंबी चर्चा हुई हमारी बैठ करके। और उनका सबसे बड़ा ये था कि कोई भी व्यक्ति जाता था तो उनका पहला शब्द होता था, जैसे आप कमरे में जाते थे, हेलो किशोर हाउ आर यू, ये उनका दिया। कोई भी चला जाए जिसका वो नाम जानते थे तो उसको पहला शब्द यही कहते थे जी। तो मैंने कहा मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए रिटायरमेंट में कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है। तो उनके जीवन में जो उनकी दो महत्वपूर्ण इच्छाएं थी, और शायद उसके लिए वो डिज़र्व करते थे। कई बार परिस्थितियाँ इस तरह से बन जाती हैं कि वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनना चाहते थे जी। ये उनके हृदय में था, हृदय में था कि मैं एक बार जिस धरती में मैंने जन्म लिया है मैं वहाँ का मुख्यमंत्री बन जाऊँ। और उनकी बड़ी इच्छा थी जब वो दिल्ली आ गए, और उनका जिस तरह का कई बार आदमी से जाने अनजाने में या इस तरह का परसेप्शन बन जाता है, मेरे ख्याल से अगर उनको मौका मिलता राष्ट्र का नेतृत्व करने का, तो मेरे विचार से हो सकता था कि और हम अधिक जो है कुछ कर पाते। तो वो दो बातें उनके साथ ही चली गई। और जैसे अभी प्रकाश भाई ने कहा कि भाई इसी धरती में वो जन्म ले, तो हो सकता है अगले जन्म में उनकी ये दोनों इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। तो एक हम ये कह सकते हैं, जैसे कहते हैं कि
वृक्ष की छाया और आदमी की माया जब तक वो खड़ा है तभी तक रहती है। तो हमने एक ऐसे विशाल वृक्ष के व्यक्तित्व को कल खोया है, और मैंने पहले भी कहा कि उसकी पूर्ति जो है वो बहुत असंभव है। उत्तराखंड के बारे में जब उत्तराखंड आंदोलन चल रहा था और मैंने उनसे कहा, क्योंकि मैं ये हक समझता था, कई लोगों पर हक समझते हम, जैसे अनिल जी पर मैं अपना हक समझता हूँ, इनसे नाराज़ भी हो सकता हूँ, खुश भी हो सकता हूँ। तो मैंने कहा भाई आपको हमारी मदद करनी चाहिए उत्तराखंड आंदोलन में, और मैंने एक सर्वपक्षीय बैठक बुलाई विठल भाई पटेल हाउस में। मैंने कहा उसमें आपने आना है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो और छोटे राज्यों के पक्ष में नहीं हूँ। मैंने कहा आप हो कि नहीं हो, आप आओ, बताओ अपनी बात बताओ। मैंने कहा दार्जिलिंग की वजह से आप गोमुख की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं। और वो आए, और उसमें यहाँ तक कि सब दलों के लोग थे। तो सर्वपक्षीय हमने एक कार्यक्रम किया था। इसके बाद जब ये मुजफ्फरनगर की घटना हो गई थी, बल्कि जो लोकसभा के चुनाव हो गए थे, और उसमें उन्होंने कहा कि भाई मैं देखो छोटे राज्यों के पक्ष में तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा मानना ये है कि उत्तराखंड के साथ न्याय इसलिए होना चाहिए क्योंकि वहाँ की परिस्थितियाँ अलग हैं, और इसलिए किशोर अगर कुछ कह रहा है तो मैं उसका समर्थन करता हूँ, भले मैं उस सिद्धांत के पक्ष में नहीं हूँ। तो इतनी स्पष्ट और इतने प्रेम पूर्वक, और मेरा और उनका कहाँ उनका कद और कहाँ मैं जो है बहुत ही अदना सा इंसान, लेकिन वो लोगों की भावनाओं को बहुत भलीभांति समझते थे और उनका सम्मान करना जानते थे। ये उनमें बड़ी भारी खूबी थी। और पार्लियामेंट अद्भुत था उनका। उन्होंने मेरे ख्याल से वो अजात शत्रु हम उनको कह सकते हैं। जोशी जी, जैसे प्रणब दा कई बार उन्होंने इस चीज़ को रिमार्क करा है कि वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते थे, वो डिसरप्शन ना हो पार्लियामेंट में इसकी बात करते थे। वो कहते थे कि डेमोक्रेसी के 3 डी होते हैं, डिसीजन, डिसेंट एंड डिबेट। तो उनका जो एक व्यक्तित्व था एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट के तौर पे, उसको आप कैसे? नहीं, देखिए मैं प्रणब दा को एक आम आदमी की दृष्टि से देखूंगा और बताऊंगा। देखिए ऐसा है, पहली बात तो ये सब स्वीकार करेंगे, वो बड़े तटस्थ थे, जैसे अभी किशोर भाई ने भी बताया, बड़े तटस्थ व्यक्तित्व रहे हो। और दूसरी बात यह है कि अगर आप उनके अगर इतिहास को पॉलिटिकल भी देखें, जो उनके मन में था वो हुआ या नहीं हुआ, जो उनकी अभिलाषाएं थीं, महत्वाकांक्षाएं नहीं कहूँगा मैं, शब्द अभिलाषाएं, दोनों में अंतर होता है। उनकी जो अभिलाषाएं थी जीवन की, जो चाहते थे उन्हें प्राप्त हो, उनका न मिलने पर भी वो कभी प्रतिक्रिया नहीं करते थे। जैसे कि आजकल हम देखते हैं, हम बहुत तत्काल किसी चीज़ के न होने पर, न मिलने पर हम प्रतिक्रियावादी हो गए हैं। लेकिन मुझे लगता है उस व्यक्तित्व का ये हिस्सा ही नहीं था। वो चुपचाप स्वीकार लेते, जिसे कूल जैसे मैं शब्द का प्रयोग करूँगा, वो व्यक्तित्व वैसा था। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो मुझे लगा, आपने शायद ड्रामेटिक जो उनकी डेकेड्स और टर्बुलेंस ईयर्स जैसी किताब, कोलिशन ईयर्स, हाँ, यस, वो जो अगर आपने देखी हो उन किताबों में, तो आप उनकी जो लेखन और शैली और जो भी तौर तरीके थे लिखने के, वो बड़ा माइल्डली उन्होंने चीज़ों को परोस किया और उस परिस्थितियों को भी बताने और जताने की कोशिश की। तो मुझे ये हमेशा लगा है उस व्यक्तित्व पे कि वो न मिलने वाले हिस्से पर ज़्यादा निराश न होके, जहाँ बैठे हैं जो मिला है, जो दायित्व है, उस पर ज़्यादा केंद्रित होकर काम करने वाले पक्ष में वो ज़्यादा रहे। और मैं नहीं समझता हूँ कि वे कभी एक बड़े विवाद का विषय कभी उन्होंने खड़ा किया हो। मैं दूसरा बड़ा पहलू आपको कहूँगा, मैं बहुत कम ऐसे पॉलिटिकल लीडर को जानता हूं, जहां तक मेरा अभी तक जीवन है, जो सबसे संपर्क में रहा हो और सबने उनका आदर किया हो और उन्होंने सबका आदर किया हो। और उन्होंने कभी किसी प्रभाव में किसी निमंत्रण को भी नहीं नकारा कि इसके ये मतलब होंगे, इसके यो मतलब होंगे। उन्होंने लगा ये समय की आवश्यकता है, मुझे कोई बात कहनी है, मेरे अनुभवों के आधार में मेरे लिए ये निमंत्रण है, उन्होंने उसे स्वीकारते हुए बात बोली। तो ये ऐसे कौन लोग होते हैं? जो प्रकाश जी ने कहा बहुत सही, ये इन पे ऐतिहासिकता होती है, ये व्यक्तित्व ही अलग होते हैं। और ये मतलब हलचल इस समुद्र की तरह है, जिनमें तमाम ज्वार भाटे भी आते हों, तमाम तरह की हलचलें होती हों, लेकिन वे अपने स्थिर रहते हैं। प्रकाश जी, जैसे अभी जोशी जी ने बोला, जो प्रणब दा की पॉलिटिकल यूनिवर्स थी, जो उनका अपना पूरा पॉलिटिकल यूनिवर्स था, उसमें कई सारे ऐसे पॉइंट्स थे जो उनकी अपनी पार्टी के लोगों को भी कई बार शायद पसंद नहीं आए,
लेकिन वो बड़े प्रखर होके और बड़े ओपन माइंड से हर चीज़ को अप्रोच करते थे। इस तरह की जो रिक्तता अब जो हो गई है पॉलिटिक्स में, उसमें आपको कैसे देखते हैं? प्रणब दा के जो कंट्रीब्यूशन रहा है, एक नई स्ट्रीम ऑफ पॉलिटिशियन थॉट्स को उन्होंने मतलब इम्प्लीमेंट करा, उसे प्रैक्टिस करा, उस बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए योगेश जी, प्रणब दा जिस पीढ़ी का नेतृत्व कर रहे थे, जिस पीढ़ी में उन्होंने राजनीति करी, उस पीढ़ी में दो लोगों में मैं बहुत कुछ सिमिलरिटी देखता हूँ, और जो दोनों देश के बड़े पदों पे रहे। प्रणब दा देश के राष्ट्रपति रहे और अटल जी देश के प्रधानमंत्री रहे। जब अटल जी देश के प्रधानमंत्री रहे तो एक, आप याद करेंगे, थोड़ा मैं आपको रेट्रोस्पेक्ट ले जाना चाहूँगा कि उस समय एक वातावरण था कि कांग्रेस का लंबे समय से शासन था, और उसके बाद बीजेपी जैसी, जिसको कि लोग दक्षिणपंथी कहते थे, उनकी सरकार बनी थी और कहा था कि पूरी विदेश नीति में आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा और गुटनिरपेक्षता की राजनीति समाप्त हो जाएगी, और अब तो हम जो है दक्षिणपंथी अमेरिका के गोदी में चले जाएंगे। लेकिन अटल जी ने जिस समझदारी से पिछली सरकारों के किसी नीतियों को ज़्यादा छेड़छाड़ न करते हुए केवल कार्य चेंज हुए होंगे, उसी समझदारी से दूसरी घटना सारा निर्मूल, जो लोगों की आशंकाएं निर्मूल करी, क्योंकि वो एक स्टेट्समैन थे। उसी तरह जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने और प्रणब दा देश के राष्ट्रपति थे, तो ये लोगों में, जन सामान्य में ये आशंका जताई जा रही थी कि शायद अब राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री निवास में कुछ खटपट हो सकती है। लेकिन प्रणब दा ने फिर अपने स्टेट्समैनशिप दिखाया, और जो जिस तरह मोदी जी का आज उद्गार है कि प्रणब दा मेरे संरक्षक थे दिल्ली में, ये बहुत बड़े किसी स्टेट्समैन के लिए हो सकती है। मैं आपको इतना भी जरूर याद दिलाना चाहूँगा कि आज जो ये आधार कार्ड है, आधार कार्ड की संरचना की जो कमेटी थी कैबिनेट की, उसको प्रिजाइड कर रहे थे प्रणब दा, और जो सूचना का अधिकार है उस कमेटी को भी प्रिजाइड कर रहे थे प्रणब दा। और मैं ये भी याद दिलाना चाहूँगा कि जब पेटेंट पे अटल जी की सरकार थी और प्रणब दा कांग्रेस में थे, कांग्रेस के नेता थे, और कुछ डिफरेंसेस चल रहे थे, तो अटल जी ने और प्रणब दा ने आपस में बैठ के, और जिस तरह कांग्रेस और बीजेपी को कहा कि नहीं, उन्होंने कहा कि हमारी भी ये नीति थी। तो ये बहुत बड़ी बात है। आज जिस मेट्रो रेल का हम बहुत बड़ा जिक्र सुनते हैं, उस कमेटी को भी प्रिजाइड प्रणब दा ही कर रहे थे। और बता दूं, आज एक बड़ी बात होती है कि अब जीएसटी के बाद बहुत ज़्यादा होने लग गया है कि जो रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट और केंद्र में कैसा हो, फेडरलिज्म ताकि बचा रहे, तो उस स्टेट और सेंटर के रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन की कमेटी बनी थी, उस कमेटी का नाम था मुखर्जी गाडगिल कमेटी। ये बहुत बड़े योगदान, ये बहुत बड़े स्टेट्समैन ही इस तरह की बातें कर सकते हैं कि राजनीति से उठ के जो एक स्टेट्समैन, मैंने कहा स्टेट्समैन वो होता है जो एक पॉलिटिशियन भी होता है, एक एडमिनिस्ट्रेटर भी होता है, और एक जो है विधायिका होता है, विधायक भी होता है। विधायक माने जो कि कानून बनाता है। डेमोक्रेसी में कानून बनाना ही राजा का काम, कानून बनाना है, और डेमोक्रेसी में सारे खंभों में विधायिका को जो प्रश्रय उच्च इसलिए रखा गया है कि वो कानून बनाते हैं। तो एक कानून बनाने वाले भी थे, एक एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, और एक पॉलिटिशियन भी थे, और कुल मिलाकर के वो एक स्टेट्समैन थे। और उनकी पीढ़ी में यदि अटल जी की और उनकी मैं समझूं कि इस तरह के दो बड़े स्टेट्समैन पिछली पीढ़ी ने देश को दिए, तो देश उन दोनों का बहुत शुक्रगुजार है। और मैं फिर कह रहा हूं कि हम उत्तराखंड की तरफ से आज उनके स्मरण कर रहे हैं। दूरदर्शन देहरादून का भी हम आभार जता रहे हैं कि इतनी सुंदर परिचर्चा और प्रणब दा के याद में उन्होंने रखी, ये बहुत बड़ी बात है। प्रणब दा का एक पर्सनल जो उनकी किताब थी कोलिशन ईयर, उसमें एक मेरे को अभी याद आ रहा है, कोलिशन ईयर में उन्होंने अटल जी से उनके जो संबंध थे, उसमें एक बड़ी अच्छी एक स्मृति उन्होंने शेयर करी थी। उसमें बोला था कि जॉर्ज फर्नांडिस जो थे वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली वो अटैक कर रहे थे पार्लियामेंट में प्रणब दा। तो जॉर्ज फर्नांडिस ने अटल जी को बोला कि प्रणब दा को बोलें कि पार्लियामेंट में थोड़ा ज़रा कम मुझे मतलब वो करे। तो
वाजपेयी जो प्राइम मिनिस्टर थे वो प्रणब के पास पहुंचे, उन्होंने कहा आप जॉर्ज को थोड़ा छोड़ दीजिए थोड़ा, तो प्रणब दा ने उनके हाथ जोड़े, उन्हें बोला कि आप तो प्रधानमंत्री हैं, आप ये बात बोल रहे हैं, मैं मतलब ये समझ नहीं पाया। उसने कहा मेरी बात समझिए। लेकिन प्रणब दा अपनी किताब में फर्दर लिखते हैं कि लेकिन उन्होंने जो अपना एज ए पार्लियामेंट्री धर्म था क्रिटिसाइज करने का, वो उसको हमेशा निभाते रहे। और सबको पता है पार्लियामेंट में वो कितने अच्छे वक्ता थे, राज्यसभा में उनसे ज़्यादा पार पाना बहुत मुश्किल था किसी भी रूलिंग पार्टी के लिए। किशोर जी, एक जो चीज़ बड़े आप तो इतने करीबी रहे हैं, उनका जो कई ऐसे डिसीजंस थे, जैसे उनका प्रधानमंत्री पद पे होते होते बस छूट जाना, जो उनको, मैं एक पत्रकार हूं तो मैंने खुद ये सुना भी है, रिमार्क भी अपनी बुक में भी लिखा उन्होंने, तो मैं बनना चाह रहा। तो उस बारे में थोड़ा बताइए। जब पहली बार राजीव गांधी के जब वो चुनाव जीते थे तब भी काफ़ी इस तरह की बातें थी, उसके बाद सोनिया गांधी जब उन्होंने मना कर दिया था तब भी काफ़ी ये स्पेकुलेशंस थे। तो आप के थोड़ा बताएं इस बारे में, थोड़ा अंदर की बात। नहीं, प्रणब दा मैं ये कह सकता हूँ कि वो तार्किक रूप से साहसी थे। आप देखिए, जब अगर मैं पृष्ठभूमि में जा रहा हूँ, जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी और प्रणब मुखर्जी साहब वित्त मंत्री थे, तो उस समय आपको याद होगा कि हमारे सामने बड़ी कठिन स्थिति पैदा हो गई थी, जैसे आज आर्थिक रूप से है। और उस समय जो वैश्विक जो सहायता देने वाली एजेंसीज हैं, उन्होंने कुछ शर्तें रख दी। तो उस समय इंदिरा जी ने उनको बुलाया कि भाई इसमें क्या हो सकता है, और दोनों उस पर निष्कर्ष पर पहुँचे कि कोई बात नहीं, हम अपने को मैनेज कर लेंगे, हम लेकिन किसी दबाव में नहीं आएंगे। तो वो सलाह भी जो है वो प्रणब मुखर्जी जैसा व्यक्ति दे सकता था। पता नहीं कैसे, देखिए क्या होता है कि हो सकता है कुछ डेस्टिनी भी होती है, और उन्होंने जिस तरह से अपना स्थान बनाया, उस समय लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ जब इंदिरा जी ने उनको वित्त मंत्री बनाया था उस समय। लेकिन उन्होंने अपनी योग्यता जो है दिखाई उसमें, और वो संजय जी के भी बहुत नज़दीकी थे। क्योंकि उस समय जब सब लोग, जब कठिन दौर होता है तो वो कहते हैं ना कि चूहे सबसे पहले जो है वो जहाज़ को छोड़ते हैं, तो बहुत से लोग चले गए 77 और 80 के बीच में, और वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उस समय स्टैंड लिया, और वो भी न्यायालय के सामने उन्होंने स्टैंड लिया था, जिसमें कि कुछ भी हो सकता था। अगर मान लीजिए न्यायाधीश साहब के मन में कुछ आ जाए तो वो कुछ भी उनको दंड दे सकते थे, लेकिन वो खड़े हुए। और उसके बाद जो है, जब 1984 में, और मैं क्योंकि उसका प्रत्यक्षदर्शी हूँ, 31 अक्टूबर का, मैंने इंदिरा जी का शरीर जिस तरह से छलनी गोलियों से शहादत उनकी हुई, और ये साथ में थे, राजीव जी भी साथ में थे, और उसमें प्रणब मुखर्जी जी भी थे, नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर थे दोनों। और उस समय राष्ट्र के सामने एक बड़ा भारी सवाल खड़ा हो गया कि अब इंदिरा जी के जाने से वो अगला कौन होगा। और उस समय पता नहीं, क्योंकि राजनीति में बहुत सी शक्तियां काम करती हैं। मुझे ये लगता है कि उन शक्तियों ने कहीं ना कहीं राजीव जी और उनके बीच में एक कोशिश की कि भाई उसमें जो है दरार पैदा हो जाए। और उस समय ये कहा कि जिस हवाई जहाज में राजीव जी और वो आ रहे थे, कलकत्ता से आ रहे थे, जब आ रहे थे, तो जब ये चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि भाई आई एम नंबर 2 एंड आई शुड बी द प्राइम मिनिस्टर, इस तरह की कुछ बात हुई, वाई नॉट मी। तो उससे पता नहीं दिल्ली में जो उस समय लोग थे किस तरह से इन चीज़ों को उन्होंने उसको परिभाषित किया। और जब उसका 80 के बाद 84 में जब चुनाव हो गए, 85 में जब सरकार बनी, और प्रणब दा इंतजार करते रहे कि भाई शायद उनको बुलाया जाएगा उसके लिए, शपथ ग्रहण के लिए, तो उनका नहीं आ पाया, तो उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, अपनी कांग्रेस बनाई फिर। उन्होंने अपनी कांग्रेस बनाई। और मेरे ख्याल से वो सबसे बड़ा, कई बार निर्णय जो हैं वो हो जाते हैं अजीब से, जो कि नहीं होने चाहिए थे। और उसने, मुझे लगता है कि जो उनकी संभावनाएं थी प्रधानमंत्री बनने की, उसमें कहीं ना कहीं वहाँ पर जो है वो परेशानी पैदा हो गई।
और उनके जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री बने तो उस समय न तो नरेंद्र तिवारी जी उसमें थे संसद में, न वो लोकसभा में थे न राज्यसभा में थे, वो बहुत कम वोटों से चुनाव हार गए थे। और प्रणब मुखर्जी उस समय वो भी संसद में नहीं थे उस समय। दोनों जो हैं हमारे एक शायद आपने नाम सुना होगा योजना आयोग के उपाध्यक्ष, एक नहीं वो बाद में बने, राम शर्मा जी, राम शर्मा जी। ये बहुत सी स्मृतियाँ होती हैं और कभी मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं जब जोशी जी की उम्र में आ जाऊँगा और वैसे किशोर हूँ तो 100 साल में भी किशोर ही रहूँगा, तो मैं भी अगर कुछ लिखूँगा तो बहुत सी चीज़ें। तो मैंने राम शर्मा जी से पूछा, मैंने कहा क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि मैंने वो नरसिम्हा राव जी के बहुत नज़दीकी दोस्त थे, बल्कि नरसिम्हा राव जी को दिल्ली में इस्टेब्लिश करने में उनका बड़ा हाथ था और वो उतने ही नरेंद्र जी के भी करीब थे और उतने ही प्रणब मुखर्जी जी के करीब भी थे। तो मैंने कहा क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि मैंने देखो पीएम को 2 सलाह दी हैं, अब उस पर वो कितना काम करते हैं ये देखना है। उन्होंने कहा कि अगर तुमको निर्बाध रूप से अपना काम करना है और प्रधानमंत्री बने रहना है तो आप सबसे पहले प्रणब मुखर्जी जी और नरेंद्र तिवारी जी को कहीं उनको संतुष्ट करिए और एडजस्ट करिए। और उसमें प्रणब मुखर्जी जी को डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन बनाया गया और वो पहले शायद तिवारी जी को ये ऑफर था कि आप बन जाइए, तिवारी जी ने उसको मना कर दिया। तो उस समय जब आपने, क्योंकि उस समय की बात की है जब नरसिम्हा राव जी थे, तो उस समय वो थे नहीं संसद में और दुर्भाग्यवश तिवारी जी भी नहीं थे। बड़ा मतलब तो कारण रहा, उसका एक कारण रहा होगा। और दूसरा, जब दोबारा स्थितियाँ बनी कांग्रेस सरकार की 2004 में और 2009 में, तो उस समय क्योंकि 2004 में एक निर्णय, अब क्या है कि ये कहना नहीं चाहिए, बहुत सी चीज़ों में बहुत सी ताकतें काम करती हैं जो बाहरी भी होती हैं और एक्सटर्नल भी होते हैं, और उसमें कब क्या चीज़ प्रिवेल कर जाए और किसका भाग्य साथ दे जाए। तो उस समय मनमोहन सिंह जी का भाग्य साथ दे गया तो वो बन गए। और ये सबसे अच्छी बात ये थी कि क्योंकि 1-2 बार जब मैंने देखा तो मनमोहन सिंह जी भी बड़े हृदय के व्यक्ति हैं। मैंने जब कई बार उनको वो खुद जो है 13 नंबर जो ताल कटोरा है उसमें प्रणब मुखर्जी से मिलने के लिए आते हुए देखा, तो उन्होंने कभी वो सर करके उनसे बात करते थे प्राइम मिनिस्टर होते हुए। मतलब उस तरह की मेरे ख्याल से जो एक करेक्टर और उस तरह का वो एक इक्वेशन था दोनों के बीच में जो कि बहुत नहीं, उस तरह के लोग अब उस तरह के लोगों का मिल होना या वो इतना वैचारिक स्तर पे इतना तालमेल होना थोड़ा वो है। लेकिन उनका जो योगदान है, प्रणब मुखर्जी जी का जो कठिन समय में जो योगदान है, हाँ, वो बहुत अभूतपूर्व है। वो अभूतपूर्व है। जोशी जी, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा एज ए प्रेसिडेंट, क्योंकि हमारे यहाँ वो बहुत लोकप्रिय भी थे, उनकी लोकप्रियता का कई सारे कार्डिनल स्टेट्समैन थे, बहुत बड़े ज्ञाता भी थे। एक मैं आपसे जो मैं जानना चाहूँगा वो ये कि उनका जो एक इन्वायरमेंट को लेके इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट जो था, हिमालयन एस्पेक्ट, वो विचार थोड़ा हमें बताइए जो उन्होंने कभी शेयर करा हो आपसे। मैं सिर्फ पहले एक बात तो ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, उन व्यक्ति को एक रूप में और जाना जाता रहा है, जो शायद अपने बात के अंत में किशोर जी ने कहा कि कठिनाई के समय में संकट मोचक के रूप में, ये अगर याद करें तो कांग्रेस में जो राजनीतिक दल था उसके कई कठिनाइयों के समय में उन्होंने हमेशा लीड ली, एक संकट मोचक के रूप में भी वो वहाँ जाने जाते थे। दूसरी बड़ी बात यह है कि उनकी जो एक बड़ा गुण था इतिहास को पढ़ने का, जो सच बात तो यह है, इतिहास वही रचते हैं, उनकी पहली शिक्षा जो इतिहास पढ़ते हैं जी। और शायद इतिहास पढ़ने का मतलब ये होता है कि आगे क्या होना चाहिए, वही लोग इस तरह की करते हैं। देखिए, वो इस बड़ी स्पष्ट बात थी कि अगर केदारनाथ वो 2-3 बार आए और हिमालय के प्रति जो उनकी मसूरी भी अगर वो आप देखें उनका जुड़ाव रहा है, और जो आशियाना के प्रति जो उनकी था कि आशियाना इस रूप में बनना चाहिए, तो और वेद मंत्रों के वो बड़े ज्ञाता थे। तो ये बात स्पष्ट समझ लीजिए, जो भी व्यक्ति इन सब से जुड़ा हो, अध्ययन करता हो, आस्थाएं रखता हो, आध्यात्म से जुड़ा हो, वो प्रकृति और पर्यावरण का निश्चित रूप से वो उसकी गहरी समझ होगी ही।
मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि ही वॉज द ओनली FM फिनेंस मिनिस्टर जब वो थे, तो पर्यावरण को हमेशा एक बहुत नीचे दर्जे में समझा गया है कि साहब ठीक है, वो उसकी जो उनका जो बजट है, ये स्कीम शुरू कर रहे हैं, वो स्कीम शुरू कर रहे हैं। उनके टाइम पे कुछ जो स्कीम्स थी ग्रीन इंडिया करने वाली, ग्रीन इंडिया, और ये सब आप समझिए कि इनका जन्म, और इसको उन्होंने हमेशा महत्व दिया नदियों की बात को भी लेकर के। जैसे भी किशोरदा ने बताया था कि जो गंगा को लेकर इन्होंने कहा, लेकिन उनका प्रकृति के प्रति ये तो तय था मानना कि किसी भी समाज के लिए प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण, प्रकृति बहुत महत्वपूर्ण है। और अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान भी उन्होंने इस बात को महत्व दिया। उनके पास जो कुछ भी था उस रूप में कि वो करते। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि वे अक्सर अपने यहाँ राष्ट्रपति भवन में कई प्रदर्शनियां कराते थे। टेक्नोलॉजी, नॉलेज, इन्वायरमेंट को लेके उन्होंने की, बहुत सी की, और वो बड़ी महत्वपूर्ण भी रही हैं। और वो एक बड़ा परिचय था उनका कि संसाधनों पर आधारित आर्थिकी का मतलब प्रकृति और पर्यावरण के साथ जुड़ना भी है। और ये सोच तभी संभव होती है जब आपका विषय वस्तु पर पकड़ होती है या समझ बनी होती है। तो ये एक था उनका ना, मैं समझता हूँ कि ऐसा व्यक्तित्व थे कि जिनको सभी विषयों पर सब कुछ आने की कोशिश। एज ए फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने फाइनेंशियल कमीशन को जो ये डेवोल्यूशन फार्मूला होता है, जो स्टेट और सेंटर में फाइनेंस कैसे स्प्लिट होगा, उसका उन्होंने इतनी अच्छी कैलकुलेशन दी थी, जिसमें ग्रीन कंपोनेंट भी उन्होंने डाला था, जो आज भी 13th फाइनेंस कमीशन, 12th फाइनेंस कमीशन, 14th में वो फॉलो हो रहा है आज तक। तो एनवायरमेंट को लेकर उनको बहुत लगाव था उन्हें। ध्यान दीजिए, एक चीज़ आप बताइए, जैसे अभी जितना भी अभी हम स्टेट्समैनशिप की बात कर रहे हैं, जितने भी हम पॉलिटिकल अनुभवों की बात कर रहे हैं, आगे अब हमें उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। ये अपने आप में एक विषय बन गए हैं वो, लेकिन एक हिस्ट्री में जितना बड़ा वो एक छाप छोड़ गए हैं, इसको कैसे अब हम पूरा करेंगे? लाइक क्या हमें कौन से मूल्य हैं जिन पे अभी हमें आगे काम करना चाहिए, ताकि हम एक जो व्यापक, एक जो लार्ज हमारा डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है वो और स्ट्रेंथन हो। वो ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिस पे हमें वर्क करना चाहिए, जो प्रणोदा ने हमें दिखाए हैं अपनी किताबों में, अपने भाषणों में? ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब मैं समझता हूं कि इन प्रश्नों पे देश में चर्चा होनी चाहिए। देखिए, प्रणोदा उन राजनीतिज्ञों में से थे जो बहुत पढ़ते थे। yes. और कुछ लोग होते हैं केवल पढ़ते हैं, कुछ लोग होते हैं पढ़ते भी हैं और उसको गुणते भी हैं। तो प्रणोदा पढ़ते भी थे, अपने जीवन में उसको गुणते भी थे, और कुछ लोग ऐसे भाग्यशाली होते हैं कि जो उसके बाद गुणांक बनाते हैं। तो प्रणोदा ने गुणांक भी बनाया। जो आदमी प्रधानमंत्री आवास तक न पहुंच पाया, वो रायसीना हिल्स में चला गया, जिसकी अगवानी के लिए कि प्रधानमंत्री आता था। ये पढ़ने वाला, गुणने वाला और गुणांक बनाने वाला कर सकता है, लेकिन इन कौन चीज़ों को कौन कर सकता है? जिसके जीवन के बड़े आदर्श हों। और मैं समझता हूँ कि हमारे देश को एक खुशी की बात है कि देश हमारा आज विश्व शक्ति बन रहा है, लेकिन उसका जो इकाई है वो तो यहाँ के राजनीतिज्ञ ही हैं। और वो इकाई जितनी वैचारिक रूप से प्रखर होगी, जितनी ज़्यादा समझदार होगी और जितनी ज़्यादा सबको समाहित करने वाली होगी, तो उतना देश आगे बढ़ेगा। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि हमारे से पहले पीढ़ी के लोग हो, चाहे किसी पार्टी में हो, चाहे प्रणोदा हो, चाहे वो अटल जी हों, चाहे और किसी भी पार्टी के लोग हों, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी के चटर्जी साहब जो लोकसभा के अध्यक्ष रहे, सोमनाथ जी, इस तरह के लोग वो लोग थे जिनके लिए पार्टी सेकंड थी, राष्ट्र प्रथम था। और मुझे प्रणोदा का वो कहना याद आ रहा है कि जो आरएसएस के कार्यक्रम में गए थे और वहाँ उन्होंने जो परिकल्पना राष्ट्रवाद और राष्ट्रीयता की दी थी, नेशनलिज्म पे, हाँ, नेशनलिज्म और राष्ट्रवाद और राष्ट्रीयता में थोड़ा सा फर्क है। तो वो परिकल्पना जो दी थी
वो एक विचारक ही दे सकता है और बहुत बड़े दिल और दिमाग का आदमी दे सकता है। इन सब बातों के लिए ये देश उनको हमेशा याद करता रहेगा और उन्होंने जो मानदंड स्थापित किए उन मानदंडों पर यदि हम चल सकें तो भारतवर्ष को देश की, विश्व की एक शक्ति बनाने में कोई रोक नहीं सकता। किशोर जी, कांग्रेस में प्रणब दा को एक बहुत बड़ा मतलब ट्रबल शूटर भी माना गया था, लेकिन वो बड़े डिफिकल्ट टू हैंडल भी एक पॉलिटिशियन थे, क्योंकि उनका अपना एक बड़ा थॉट प्रोसेस था जिस पे वो हमेशा कायम रहते थे। जैसे अभी ध्यानी जी ने बोला, जब आरएसएस कोई फंक्शन में उनको जाने का इनविटेशन मिला, उन्होंने किसी से नहीं पूछा और वो वहाँ पे पहुँचे, जिसका काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हुआ कई क्वार्टर्स में। तो ये जो उनका विचारिक जो एक जो उनकी एक लीनियरिटी थी कि एक जगह से जो ये, इसको आप कैसे एनालाइज करते हैं कि इतनी इंडिपेंडेंस उनके माइंड में, फ्री थिंकर भी थे वो? मुझे ये लगता है कि जैसे मैंने कहा ना कि वो तार्किक रूप से साहसी थे, तो मैंने वैसे नहीं कहा। और क्योंकि प्रकाश भाई ने उसका जिक्र किया है जहाँ वो गए, और क्योंकि मैं मिला भी था उनसे उसके बाद, लेकिन आप ये देखिए कि उसमें उन्होंने जिस कार्यक्रम में वो गए, उन्होंने जो नेहरू जी के बारे में कहा उसका जिक्र करना मेरे भाई भूल गए उसमें। तो कोई व्यक्ति जो है एक ऐसे स्टेज पर जहाँ पर कि ये हो कि भाई एक दूसरी विचारधारा हो और उस विचारधारा को पल्लवित और पुष्पित करने का काम करे, तो मेरे ख्याल से वो कोई साहसी व्यक्ति कर सकता है। मैं ये समझता हूँ कि मैं जितना उनको 78 से और अब तक देखा, भाई कोविड से पहले तक, बल्कि मेरी इच्छा थी कि मैं उनसे मिलने जाऊँगा, और मैंने जब वो निवृत्त हुए राष्ट्रपति पद से, तो मैंने कहा था भाई आपको, मैंने कहा गंगा के लिए कुछ करना चाहिए और हिमालय के लिए कुछ करना चाहिए। वो राष्ट्रपति थे तब भी मैंने उनको कहा था। यहाँ जब वो आए थे तो ये मेरा सौभाग्य था कि मेरी सरकार की तरफ से मेरा नाम नहीं था उसमें जब वो यहाँ पर आए कैंट में जब उतरे, लेकिन उनके यहाँ से मैसेज आया कि वहाँ पर किशोर का नाम है कि नहीं है, और उसमें जो है मैं और हरीश भाई और हम दोनों ही उनको रिसीव करने के लिए, क्योंकि उसका अपना एक प्रोटोकॉल होता है, सब चीज़ होती है। मुझे ये था कि संभवतः जिस तरह से उनका योगदान है, दूसरा जिस तरह से उनका अंतर्राष्ट्रीय फलक पर एक अपना एक ऑरा है, तो मुझे ये था कि संभवतः जो है जो वर्तमान डिस्पेंसन है उनको शायद ये कहेगा कि नहीं आप कंटिन्यू करिए आगे के लिए, ये हमारे देश के हित में होगा। लेकिन बहुत सी परिस्थितियाँ होती हैं जो इस डिस्पेंसन ने जो भी निर्णय लिया होगा। जब वो आसियाना में थे तो मैंने उनसे उस दिन कहा, मैंने कहा जब मैं अकेले मिला उनसे, मैंने कहा देखिए अब ये तो पता नहीं भविष्य में क्या होगा, मैंने ये नहीं कहा कि आप कंटिन्यू करेंगे नहीं करेंगे। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप अच्छा है आप देहरादून आ जाएं, और मैंने कहा इतना अच्छा जो है ये आसियाना है, तो आप जो आपको तो ये रहता है कि आप कहाँ रहना चाहते हैं, तो आपको आपके जीवन भर के लिए रहने के लिए आवास की व्यवस्था गवर्नमेंट करेगी। लेकिन मैंने देखा कि उन्होंने जो है वो राजा जी जो मार्ग है 10 नंबर उसको चुना। तो मैं उसके बाद गया, मुझे ये था कि मैंने कहा ठीक है ये एनवायरनमेंट और इन सब चीज़ों से, गंगा से, हिमालय से, जब 92 में एक बार उनकी बड़ी इच्छा थी केदारनाथ जाने की और वो तब से जा नहीं पाए। तो जब ये हुआ कि जब ये त्रासदी हुई 13 की और उसके बाद केदारनाथ दोबारा जो है उसको खोलने की बात हुई, तो मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा कि उन्होंने केदारनाथ जी के लिए शायद कोई क्रिकेटर को वो किया था कि जो है उसको करेंगे। मैंने कहा देखो बाबा केदारनाथ अपने आप वो करेंगे, और मैंने कहा प्रणब मुखर्जी जी की इच्छा है कि वो केदारनाथ आएँ। हम गए उनको इनवाइट करने के लिए, वो तैयार भी हो गए, लेकिन दुर्भाग्यवश उस समय क्या हुआ कि वहाँ हेलीपैड उतना था नहीं अच्छा बना हुआ, तो इसलिए वो नहीं आ पाए, वो दोबारा बाद में आए फिर वहाँ। मुझे ये लगता है कि उनको जो है अभी भी कुछ ऐसी संभावना दिखाई देती थी कि राष्ट्रीय फलक पर शायद वो कुछ योगदान दे सकें। तो जो राजा जी जो मार्ग है उस पर रहने का मेरे ख्याल से तब उन्होंने निर्णय लिया होगा जब मैं उनसे मिला था। और बीच में बहुत सी चीज़ें जो ये 19 के चुनाव से पहले जिस तरह की स्थितियां थीं, तो उस समय कुछ भी स्थिति बन सकती थी, या हो सकता है उनके मन में ये रहा हो। कांग्रेस में हमेशा वो एक बार को छोड़ करके वो एक गांधी जी की विचारधारा में
और मेरे विचार से रविन्द्रनाथ टैगोर जी उनके मन में बसे उनके मन में बसे हुए थे। वो ये समझते थे कि मैं इस विरासत का भी संवाहक हूँ। तो उन्होंने कभी भी उसके बाद जो भी उनको कहा गया, तब चाहे वो नरसिम्हा राव जी ने कहा हो, तब चाहे कांग्रेस अध्यक्ष जी ने कहा हो, तब चाहे उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष राजीव जी थे उन्होंने कहा हो, या मनमोहन सिंह जी ने कहा हो, उन्होंने मेरे ख्याल से कभी किसी चीज़ के लिए वो ये कहते थे कि भाई ठीक है, ये पार्टी जो है अब हमारी माँ की तरह है और हमको इसको पल्लवित और पुष्पित करने के लिए जो कुछ भी हो सके वो करना चाहिए। एक बार वो यूपी के इंचार्ज बन गए तो हम एक ही हिस्से थे हम दोनों, तो उनको बड़ी चिंता थी कि हम जो है जहाँ से जो इस राष्ट्र के स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर के और कांग्रेस की जहाँ जो है जड़ है, वहाँ अगर हम कमज़ोर हैं तो ये वही व्यक्ति सोच सकता है कि वो अगर वो ये समझता हो कि साहब मुझे जो है जो मुझे मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, लेकिन फिर भी उसी शिद्दत के साथ अगर वो उस सिद्धांत और उस संगठन के लिए खड़ा है, तो वो प्रणब मुखर्जी जैसा ही व्यक्ति हो सकता है, कोई दूसरा नहीं हो सकता। आपको लगता है कि कांग्रेस में वो आखिरी अब नेहरूवियन एरा के जो सिंबल थे वो लास्ट थे, अभी उनसे ज़्यादा नेहरूवियन कोई और अभी शायद नहीं है, क्योंकि वो नेहरूवियन वैल्यूज़ के कस्टोडियन भी रहे हैं। नहीं, मुझे ये लगता है कि अगर हम उनका उस तरह से जो एक्ट एंड डीड्स उनके रहे हैं उनका विश्लेषण करें तो उनको हम ये कह सकते हैं कि गांधी जी, पटेल जी और नेहरू जी वो तीनों के समन्वय थे। उस रूप में मेरे ख्याल से प्रणब मुखर्जी जी को परिभाषित किया जाना चाहिए। जहाँ पर उनको लगा कि नहीं ये ठीक नहीं है, वहाँ पर उन्होंने साहस भी दिखाने का काम किया, और जहाँ पर उनको ये लगा कि नहीं मुझे व्यक्तिगत रूप से अगर कोई नुकसान हो रहा है, लेकिन इस समय की आवश्यकता है कि मुझे जो है इस बात का समर्थन करना चाहिए, उन्होंने उसका समर्थन किया। और कभी मेरे ख्याल से उन्होंने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, भले उन पर ऐसा नहीं है कि बहुत सी चीज़ें उन्होंने, बहुत से आरोप भी सहे, बहुत सी चीज़ें उन्होंने सही, लेकिन उन्होंने उसका कभी रिबेटल मैंने देखा नहीं, कभी उन्होंने जो है उसका प्रतिकार किसी, आप तो क्योंकि मूर्धन्य पत्रकार भी हैं और उसके अध्येता भी हैं, उन्होंने कभी किसी चीज़ का कभी जो है कोई रिबेटल दिया ही नहीं, तब चाहे उनके बारे में कुछ भी लिख दिया गया हो। तो मेरे ख्याल से आज इस देश को उस तरह की राजनीतिक संस्कृति की ज़रूरत है अगर हमको आगे बढ़ना है, और मेरे ख्याल से उनसे हम सबको सीख लेनी चाहिए। सब जानी जी, एक आप बताइए, जब वो प्रेसिडेंट थे और हमारा रूलिंग पार्टी का काम मतलब डिस्पेंसेशन था, तो ये जो रिलेशनशिप था एक दूसरी पार्टी के होने के बावजूद भी इतना सौहार्द और इतना एकेडमिक रिलेशनशिप था, उस बारे में थोड़ा बताइए ज़रा। देखिए, उसका तो बहुत बड़ा प्रमाण जो है कि कैसे रिलेशनशिप उनके अपनी विरोधी विचारधारा के लोगों से थे, यानी वो जो विरोधी विचारधारा के लोगों से तालमेल बना के चल रहा हो वो बहुत बड़ा डेमोक्रेट है, और जो लोकतांत्रिक वैल्यू हैं उनके मानने वाला ही ऐसा कर सकता है। तो मैंने कहा कि उनको पद्म विभूषण मिला और उसके बाद भारत रत्न मिला, तो भारत रत्न बीजेपी की विचारधारा की जब सरकार केंद्र में है तब उन्हें भारत रत्न मिला। तो ये रिलेशंस को किस तरह बनाना है और अपने लिए नहीं, राष्ट्र के लिए कैसे रिलेशंस बनाना बहुत ज़रूरी है। इन बातों को जो आदमी सोचता है वही तो असली स्टेट्समैन है। और जो विरोधी पार्टी की सरकार में, विरोधी विचारधारा की सरकार में जिसको भारत रत्न मिल रहा हो, वो कितना बड़ा स्टेट्समैन रहा होगा, ये इस बात को हम समझ सकते हैं। मैं एक बात की और आपको याद दिलाऊंगा कि मुझे याद आता है कि अभी नेहरू की आपने बात करी, तो मैंने कहा उन्होंने राजनीति शुरू की थी वीके कृष्ण मेनन के साथ। और वीके कृष्ण मेनन नेहरू जी के माइंड सेट थे, राइट हैंड मैन, ही वाज ए थिंकर। और जो नॉन अलाइन यानी गुड निरपेक्ष जो नीति थी एक किस्म से वो वीके कृष्ण मेनन की थी। उसी तरह इंदिरा जी के साथ वही ब्रेन जो नेहरू जी के साथ कृष्ण मेनन का ब्रेन था, इंदिरा जी के साथ वही ब्रेन प्रणब मुखर्जी का था। उस ब्रेन में, यानी मैंने कहा कुछ ईश्वर की बात होती है, कुछ विधि विधान की बात होती है कि लोग कैसे लोग जुड़ते हैं, कैसे आते हैं, और बचपन से लेकर लास्ट तक उसी तरह जाते हैं। अब अभी किशोर जी कह रहे थे कि प्रणब मुखर्जी को
जबकि प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी थे, वो सर बोलते थे। मुझे याद आ रहा है कि जब प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री थे तो मनमोहन सिंह जी रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। उनका अपॉइंटमेंट लेटर उन्होंने साइन किया था। और फिर उसी जिस आदमी का अपॉइंटमेंट लेटर आपने साइन किया हो, उस आदमी के अंदर में आप जो है मिनिस्टर हों, ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। और वो आप 100% दे रहे हैं अपना, आप 100% दे रहे हैं। इसीलिए तो अमेरिका में जो 5 बड़े वित्त मंत्री वर्ल्ड के थे उनको चुना गया। जब यदि आप 100% नहीं देते, तो जो आदमी इतना एडजस्टिंग हो कि अपने जूनियर को अपना सीनियर मानने के लिए तैयार हो, जो आदमी इतना एडजस्टिंग हो कि अपने विरोधी विचारधारा के लोगों के साथ तालमेल करने के लिए तैयार हो, बशर्ते कि ये सब लोग राष्ट्र के बारे में सोच रहे हो। यही तो असली स्टेटमैनशिप है। बिल्कुल, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि रेगन के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने तक बोला था सबसे बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर जिनका का उनसे इंटरेक्शन हुआ अभी तक। और इंदिरा गांधी ने, शायद किशोर जी को भी पता होगा, इंदिरा गांधी ने बाकायदा रिटन ऑर्डर दिया था कि अब मेरी एब्सेंस में जो भी मंत्रिमंडलीय बैठकें होंगी उसका संचालन या उसके चेयर प्रणब दा ही करेंगे। मैं आपको एक बात और याद दिलाना चाहता हूँ, माफी चाहता। किशोर जी ने कहा कि बैंकिंग के क्षेत्र में जबकि दबाव था ये कि भाई इसको कैसे करना है, तो आपको याद होगा उस समय एडीबी खुला था। एडीबी खुला था और किसी एशियन डेवलपमेंट बैंक से लेकर और वर्ल्ड मॉनेटरी फंड उस समय बड़े आए थे, और उनको एक तालमेल बना के प्रणब दा ने जो हिंदुस्तान में उस बैंकिंग फैसिलिटीज का फायदा उठाया। जबकि क्राइसिस में चल रही थी हिंदुस्तान की बैंकिंग, उस समय उन्होंने इन सब संस्थाओं का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और एग्रीकल्चर बैंक, ये सब परिकल्पनाएं प्रणब दा की थी, जिनको हम आज भी कैरी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि प्रणब दा का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो मुझे अभी याद आ रहा है, आईएमएफ से इंडिया ने लोन लिया और इतनी ट्रांसपेरेंसी से लोन लिया कि 1/3 लोन उन्होंने वापस कर दिया जिसकी ज़रूरत नहीं थी, जो कि एक बहुत बड़ा एक मूव होता है। और जितना भी फाइनेंस में आज हम देख रहे हैं, जितना भी कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं, जीएसटी की जो ओरिजिनल कमिटीज़ थी उसमें प्रणब दा थे, जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन कमिटीज़ थी उनमें पुराने टाइम से रहे। और एक प्रणब दा ने एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रिमार्क था उनका जो मुझे याद आ रहा है कि जब 2017 में जीएसटी का पास हुआ बिल, तो उन्होंने उसका इंटरप्रिटेशन ये करा कि ये हमारे कॉपरेटिव फेडरलिज्म का रोबोस्ट एग्जाम्पल है कि हमने इतना, मतलब इस बिल को सारों ने मिल के पास करा है, और ये जो हमारी डेमोक्रेसी की मैच्योरिटी है उसका एक सिंबल है। एक मैं जोशी जी आपसे पूछना चाहूँगा कि उन्होंने जो राष्ट्रपति भवन था उसको एक अलग आयाम दे दिया, उसको एक अलग डायमेंशन दे दी। वहाँ पे उन्होंने डॉक्टर्स रखे, वहाँ पे आयुर्वेद भी था, वहाँ पे कई सारी चीज़ें थी। तो कैसे उन्होंने राष्ट्रपति भवन को जनता के लिए और करीब लेके आया, इस बारे में थोड़ा बताइए। निश्चित रूप से राष्ट्रपति भवन हम सब के लिए एक बड़ा मॉडल है, स्टैंडर्ड है जी। तो वो वहाँ जितने भी तरह, जैसे मैंने आपसे कहा कि वहाँ पे अक्सर वे प्रदर्शनियाँ करते थे वैज्ञानिक आधार पर, तो मेरी भी भागीदारी रही है। और जो गांव के प्रयोग हैं वो भी वहाँ दिखाए जाते थे। और पूरे राष्ट्रपति भवन को उन्होंने जो हर तरह से तय किया था कि विजिटर जो आए वो मिनी भारत और उसकी हलचल को वहाँ पे देख सके और समझ सके। मैं समझता हूँ कि इस तरह के जो विद्वान होते हैं, वैचारिक लोग होते हैं, वो सबके होते हैं। मतलब बात दूसरी है कि एक पक्ष विशेष में रहकर उन्होंने अपने जीवन के बहुत से कार्य किए होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस तरह के चरित्र हमारे बीच में बहुत कम है। इसलिए वो शिक्षा के रूप में भी बंटने चाहिए उनके विचार। वो हमारी आने वाली पीढ़ी, युवाओं के बीच में उन्होंने जैसे भी जीवन शैली तैयार की, हम सबके बीच में बटेंगे तो मुझे लगता है कि हम उसका बड़ा लाभ उनके जीवन का बांट सकेंगे और लाभ ले सकेंगे। किशोर जी, एक जैसे अभी सर ने बोला, जोशी जी ने बोला कि उनके वैचारिक स्तर पे कोई किताब या कोई जितना भी पॉलिटिकल डिस्कोर्स है उनका, उसको आज समझना कितना रेलेवेंट है वो आज की पॉलिटिकल कंडीशंस को देखें हम। मैं इसको इस तरह से कहूँगा कि वो गौमुख से गंगा सागर तक की जो एक संस्कृति और सभ्यता है, और शायद बहुत कम लोगों को जानकारी होगी कि उनकी जड़ें उत्तर प्रदेश में थी।
वो काशी से बनारस से जो है उनके फोर फादर कलकत्ता चले गए थे जी। और वो मुखर्जी हो गए, जैसे उपाध्याय बंदोपाध्याय हो जाते हैं, कोई कुछ और उस तरह से हो जाता है। यहाँ भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो मैंने उनको एक बार याद दिलाया, मैंने कहा क्यों, कभी मैंने कहा काशी की याद तो आती होगी, मैंने कहा भाई वहाँ तो आप लोग मिश्रा लोग थे। तो मैं ये समझता हूँ कि गंगा का जो गुण है, जो किसी में कोई भेदभाव नहीं करती है, तब चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जी जी जी, उस तरह से। अब ये देखिए कि जब वो राष्ट्रपति भी थे या वो जिस पद पर वित्त मंत्री भी रहे, कॉमर्स मिनिस्टर रहे या डिफेंस मिनिस्टर रहे, नहीं तो वो दुर्गा पूजा में 9 दिन जो है अपने 9 दिन गांव पे रहते थे। उसके साथ साथ में उनमें कोई ऐसा नहीं था कि अगर मैं इस तरह से सनातन धर्मी हूँ तो दूसरे धर्मों का मैं जो है, उनके पास सब लोग बैठे रहते थे और सबका वो सम्मान करते थे। तो ये एक बहुत अच्छी और एक बहुत कई सारी स्मृतियां हम चारों लोगों ने मतलब प्रणदा की डिस्कस करी, उनके बारे में विचार अपने रखे। जो एक अपार हानि हमारे देश को हुई है प्रणदा के देहांत में, इसको पूरा तो नहीं करा जा सकता, लेकिन मेरा ये मानना है उनका जो पूरा पॉलिटिकल डिस्कोर्स था, उनका जो एक पॉलिटिकल यूनिवर्स थी, उसको और स्टडी करना चाहिए। उसके जितने भी वैल्यूज़ थे, वैल्यू सिस्टम्स थे, उनको एनालाइज करके उन्हें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मैं सभी तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। नमस्कार।